सिमरन को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनकर सजना संवरना बहुत पसंद था। कई बार बिना वजह भी वो घर पर सज कर बैठी रहती। आसपास में शादी ब्याह होते तो दुल्हन को सजाने के लिए सिमरन को ही बुलाया जाता था। सिमरन की शादी रोहन नाम के लड़के से होती है। ससुराल में सभी उसके सजने की वजह से परेशान रहते थे। सिमरन घर का काम छोड़कर सजने संवरने बैठ जाती। सिमरन को घूमना फिरना पार्टी करना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाया करती थी। अरे जल्दी नाश्ता दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। अरे बाबा अभी आई। सिमरन काला चश्मा पहने, कान में हेडफोन डाल, हाई हील्स की चप्पल और जीन्स पैंट पहन हाथ में नाश्ते की थाली लेकर आती है। अरे ये सब क्या है? मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाती है, नाश्ता टाइम पर दे दिया करो। ओह डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल इटालियन नाश्ता बना रही थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, जो भी है अब जल्दी दे दो। सिमरन नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखती है। रोहन देखकर हैरान रह जाता है। प्लेट में कच्ची कटी हरी साग के अलावा और कुछ नहीं होता। ये क्या है? इसे खाने से स्किन में ग्लो आता है, फेस पर पिंपल्स नहीं आते। और तो और मेरी फेवरेट हीरोइन है ना, वो भी सुबह सुबह नाश्ते में यही खाती है। तभी उधर से रोहन की माँ नीलिमा आती है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। थैंक यू माँ, वरना आज मैं भूखा ही ऑफिस चला जाता। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कम से कम घर पर ढंग के कपड़े पहना कर। ओह मम्मी जी, ये लेटेस्ट फैशन है, अभी नई मूवी आई है ना, उसमें हीरोइन ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। नीलिमा और रोहन सिमरन के इस बर्ताव से हमेशा परेशान रहते थे। नीलिमा कई बार सिमरन को समझा चुकी थी, लेकिन सिमरन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन घर पर रोहन की छोटी बहन रागिनी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। सुबह से नीलिमा मेहमानों के स्वागत में जुटी हुई थी। बहू, आज तुझे पता है ना, रागिनी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ मम्मी जी, मैंने रेडी होने के लिए ब्यूटी पार्लर वाली को भी बुला लिया है, हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। लेकिन लड़के वाले तुझे देखने नहीं आ रहे, रागिनी को देखने आ रहे हैं। अरे मम्मी जी, हमारी रागिनी को देखते ही लड़के वाले यूं ही पसंद कर लेंगे। माया ब्यूटी पार्लर वालों को आने में थोड़ी देर हो जाती है। अरे माया, मैं तेरी कब से राह देख रही हूँ, लड़के वाले आते ही होंगे। सॉरी मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। चलो जल्दी से मेरा मेकअप करो, वरना मुझे देर हो जाएगी। माया जैसे ही सिमरन को आईलाइनर लगाने जाती है, उसे छींक आ जाती है और सारा आईलाइनर सिमरन के चेहरे पर फैल जाता है। ये क्या किया तूने, मेरी पूरी शक्ल काली कर दी। सॉरी मैडम, मैं वापस से आपका मेकअप कर देती हूँ। माया फिर से सिमरन का मेकअप करती है। तब तक बहुत देर हो जाती है। लड़के वाले आकर चले भी जाते हैं। मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, लड़के वाले आकर कब के चले गए? सॉरी बाबा, मेरा मेकअप तो कब का हो गया था, लेकिन जब माया आईलाइनर लगा रही थी तो उसे छींक आ गई और सारा आईलाइनर मेरे चेहरे पर फैल गया। इस चक्कर में वापस मेकअप करना पड़ा और देर हो गई। तुम कब सुधरोगी सिमरन? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन रोहन अखबार पढ़ रहा होता है। हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी बहुत ही तेजी से अपना पैर पसारने लगी है। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने 3 महीने का लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये कोरोना कैसी बीमारी है? माँ, कोरोना में व्यक्ति को सर्दी खांसी हो जाती है। अगर इसका जल्दी से इलाज नहीं कराया गया तो ये फेफड़े तक पहुंचकर उसे खराब कर सकती है, और ये बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। तभी सिमरन माँ छींकते हुए आती है। क्या हुआ सिमरन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ी सी सर्दी खांसी है, दवाई ले लूंगी, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा। तभी सिमरन के फोन पर माया पार्लर वाली का कॉल आता है। हेलो मैडम, मैं आपका मेकअप करने आई थी और मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, और तेरा इन्फेक्शन मुझे भी लग गया है, मुझे भी सर्दी खांसी हो गई है। मैडम, आज मेरा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आया और मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी टेस्ट करा लो। इतना बोलकर माया फोन काट देती है। ये सुनकर सिमरन के हाथ से फोन गिर जाता है। क्या हुआ सिमरन, सब ठीक है ना? माया पार्लर वाली को कोरोना हो गया है,
हे भगवान, तुम भी उसके संपर्क में आई थी, कहीं तुम्हें भी। इतना बोल नलिनी चुप हो जाती है। रोहन समझदारी दिखाते हुए सिमरन को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका कोरोना टेस्ट करवाता है। सिमरन भी कोरोना से संक्रमित थी। मुझे कोरोना कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, रिपोर्ट में कुछ गलत होगा। कोरोना किसी को भी हो सकता है। लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी। क्या मैं मर जाऊंगी? सही इलाज व कुछ नियमों का पालन करने से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। मुझे सब मंजूर है, मैं सब करूंगी, लेकिन मुझे बचा लो। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। अभी मेरी उम्र ही क्या है? तभी नीलिमा वहां मास्क, काढ़ा और सैनिटाइजर लेकर आ जाती है। ये लो बेटा, मास्क लगा लो। मम्मी जी, आप जब मास्क ला ही रही थी तो मेरे कपड़े से मैचिंग कलर का मास्क ले आती। आजकल कलर कॉम्बिनेशन का जमाना है। बेटा, मास्क का काम हमें बीमारियों से बचाना है, रंगों से क्या लेना देना। कुछ दिनों बाद सिमरन की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सिमरन का इन्फेक्शन फेफड़े तक पहुंच गया है। फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा, वरना इनकी जान को खतरा है। मैं कहीं से भी ढूंढकर ऑक्सीजन सिलेंडर लाता हूं। प्लीज आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला? नहीं मां, मैंने पूरे शहर में ढूंढ लिया, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। तभी डॉक्टर वहां आता है। आंटी, आपने मुझे पहचाना? एक बार मेरी स्कूल की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपने मेरी मदद की थी। हाँ बेटा संजय, मुझे याद है। आपकी मदद की वजह से ही मैं इस मुकाम पर आया हूं। लेकिन आप यहां कैसे? मेरी बहू कोरोना संक्रमित है, उसके इलाज के लिए हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप पेशेंट को बड़े शहर के अस्पताल में लेकर जाइए, मैं वहां फोन कर देता हूं, वहां सिलेंडर उपलब्ध है। मैं अभी सिमरन को लेकर वहां जाता हूं। रोहन सिमरन को बड़े शहर के अस्पताल में ले जाता है। वहां सिमरन का अच्छे से इलाज होता है और सिमरन कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है। सिमरन को समझ आ चुका था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कोरोना काल में मास्क लगाकर रखना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, मैं समझ गई हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रखना चाहिए और दूसरों की बात माननी चाहिए। स्वस्थ शरीर ही हमें सुंदर बनाता है, ना कि कोई मेकअप प्रोडक्ट। तो फिर आज से तुम्हारा मेकअप लगाना बंद। सिमरन सोच में पड़ जाती है और सभी हंसने लगते हैं। सुहानी एक छोटे घर की लड़की थी। काफी रिश्ते देखने के बाद आखिर किशोर नाम के एक लड़के से सुहानी की शादी हो जाती है। सुहानी के माता पिता गरीब थे, पर फिर भी उन्होंने सुहानी की शादी के लिए कर्ज उधार लिया था। स्कूटी, एसी, डबल बेड, सोफा जैसी सभी बड़ी चीजें उन्होंने सुहानी को दहेज में दी थी। पर किशोर, मैंने तो सोचा था कि इसका बाप हमें दहेज में सोने चांदी की चीजें भी देगा, पर इसने तो 3-4 सामान दे दिए और हमारा मुंह बंद कर दिया। माँ तुम ही कह रही थी कि इसके बाप की गांव में पुरानी जमीन जायदाद है तो वो मेरे नाम कर देंगे, इसलिए मैंने इस गरीब से शादी करने के लिए हाँ की थी। अब भुगतो बैठकर इसे जिंदगी भर। इस लड़की को अपने सामने देखना अब। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे दहेज लेकर नहीं आती। जब तक ये दहेज में 2 सोने के सेट और तुम्हारे लिए नई गाड़ी नहीं लाती, इसका मैं जीना हराम कर दूंगी। बस तू देखता जा। सुहानी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। वो रोने लगती है। अगले दिन, रसोई में क्या कर रही हो? किशोर और मैं तुम्हारे हाथों का कुछ नहीं खाने वाले, अपने लिए बनाना जो भी तुमने खाना है। पर माँ जी, मैं सबके लिए ही बना देती हूँ, आप भी तो थक जाते हो। सुहानी, जब माँ ने एक बार मना कर दिया है तो बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो? हैं? हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। गलती की जो तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी थी मैंने। बेचारी सुहानी बहुत रोती है। एक दिन, सुहानी, कल अपने मायके जा रही हो तो पिता को बोल देना 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सुहाना अपने मायके जाती है,
पर अपने पिता को परेशान देख वो उस वक्त चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वापस लौट आती है। सुहाना, जब मैंने बोला था अपने बाप के घर से 2 लाख रुपए लेकर आना, फिर भी तू ऐसे ही वापस आ गई। माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। वो शैली नाम की जो बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता आया ना, उससे मेरी दूसरी शादी के लिए हाँ कह दो माँ। नहीं किशोर, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता इस गम से मर जाएंगे। तो क्यों नहीं दिया दहेज? और 2 लाख रुपए कल अपने घर से बिना लिए क्यों लौटी? अब तो निकल इस घर से, निकल। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ शैली आती होगी, इस मनोज को यहाँ से जल्दी भेजो। अगर शैली से यहाँ देख लेगी तो शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर देगी और हमारे हाथ से मोटी आसामी छूट जाएगी। राजेश्वर और किशोर सुहानी को घर से धक्का दे देते हैं। माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, पर मैं अकेली इस वक्त कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर या जी, पर यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सुहानी रोती हुई वहां से चली जाती है। राजेश्वरी और किशोर घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं वापस अपने माता पिता के घर गई तो वो मेरी ये हालत देखकर मर जाएंगे। मैं अब कहाँ जाऊं? हाँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। सुहानी चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाती है। फूट फूट कर रोने लगती है। मैं इस दुनिया में जीकर अब क्या करूंगी? मेरे दुखों का अंत मेरे मरने से ही है। नहीं बेटी, इन आंसुओं की बहुत कीमत है। ये आंसू ही हमारे मन के सारे दुख दर्द बयां करते हैं। मैंने तुम्हारे मन की सारी बातें जान ली हैं। आप कौन है? मैं सदियों से इस पहाड़ी पर निवास कर रहा हूँ। आज तुम्हारे आंसू मुझ पर गिरे तो मेरा मन भी रो पड़ा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ताकि तुम्हें दोबारा दुखों से न गुजरना पड़े। आप बोल सकते हो? वो कैसे? सुहानी, मैं बरसों से जीवित यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए मुझ में कुछ शक्तियां हैं जिनके कारण मैं मनुष्य भाषा बोल सकता हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा बिच्छू जी। सुहानी फिर से रोने लगती है। जैसे जैसे सुहानी के आंसू बिच्छू की पीठ पर गिरते हैं, वो हीरे बनते जाते हैं। सुहानी अपने आंसुओं को हीरा बनते देखकर चौंक जाती है। हैरान मत हो सुहानी, ये तुम्हारे आंसुओं की ताकत है जो हीरा बनकर गिर रही है। इन आंसुओं से बने हीरे तुम उठा लो और अपने जीवन में इनसे मिले पैसों का अपने जीवन में सदुपयोग करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहायता करने के लिए। आपने आज मेरे जीवन को नई राह दे दी। सुहानी बिच्छू का धन्यवाद करके आंसुओं से बने हीरे लेकर अपने माता पिता के पास जाती है और सारी बात बताती है। माँ, मैं ये हीरे बेचकर कपड़ों का एक शोरूम खोलना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। सुहानी बिटिया, हम तो यही चाहते हैं कि तू किसी भी तरह से अपना मन ठीक रखे। तू जैसा चाहती है वैसा कर। तुझे जिस काम में खुशी मिलती है बेटी, वही कर। सुहानी, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बिटिया। सुहानी हीरे बेचकर पैसे इकट्ठे करती है और शहर में कपड़ों का एक बड़ा शोरूम खोलती है। धीरे धीरे सुहानी की मेहनत से शोरूम अच्छा चल जाता है। अब वो अपने मन के दुख को छिपाए अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगती है। एक दिन, अरे दीनू, क्या हुआ? ये सड़क पर भीड़ कैसी लगी हुई है? कुछ हुआ है क्या? लगता है कोई औरत बेहोश हो गई है मैडम। अच्छा, तुम यही रुको, मैं जरा देखती हूँ कौन है। सुहानी उस भीड़ के बीच में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, किशोर, आप दोनों इस हालत में? माँ जी को ये क्या हो गया? 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गई। चलिए इनको जल्दी से उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दीनू, तुम शोरूम को संभालो, मैं जरा इनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। सुहानी किशोर के साथ राजेश्वरी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने माता पिता को भी वो फोन कर देती है। आप समय रहते हुए इनको अस्पताल ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लगता है इन्होंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ दवा दे रहा हूँ और इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप दोनों की ये हालत कैसे हुई? 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गई। सुहानी, किशोर बिल्कुल ठीक कह रहा है। शैली हमारा सब कुछ लूट कर विदेश भाग गई। हम सड़क पर आ गए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बेटी।
हम तो माफी के भी लायक नहीं हैं। माँ जी, किशोर, आप दोनों ऐसा मत सोचो। मुझे आप दोनों से किसी बात का बैर नहीं है। शायद सुहानी की अच्छाई की वजह से उसके जीवन की खुशियां फिर से लौट आई थी। उसके माता पिता के दिल को तसल्ली मिल जाती है और कहीं न कहीं सुहानी के मन का जो दुख था, जो वो सबसे छुपा रही थी, वो भी दूर हो जाता है। सुहानी का बनाया कपड़ों का शोरूम देखकर किशोर और राजेश्वरी भी बहुत खुश होते हैं। राजेश्वरी और किशोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दो। अब तुम हमारे साथ रहो। तुम्हें हमारे से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम बदल गए हैं। हमें समझ आ गया है कि रिश्तों का सच्चा सुख पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ सुहानी, माँ ठीक कह रही है। मैं भी तुमसे अपने हर अपराध की माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे मत करिए। मैं आज भी आपको अपनी सास और आपको अपना पति मानती हूँ। भूल तो इंसानों से होती है, पर जो समय रहते अपनी भूल समझ ले तो उसे भूला नहीं कहते। उस दिन एक बहू के आंसू की कीमत को वो पहचान जाते हैं।